नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे और आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की 10 सीटों के लिए चुनाव प्रचार गुरुवार शाम थम चुका है। राज्य में 25 मई को वोट डाले जाएंगे, यानी कल मतदान होना है। यहाँ मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। 2019 में यहाँ सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और इस बार भी एक भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। हालांकि ऐसा होता दिख नहीं रहा है। कांग्रेस इस दफा खाता खोलने की प्रबल संभावनाएं बनी है। ओवरऑल माहौल प्रचार, कैंडिडेट सिलेक्शन, मैनेजमेंट, जातीय समीकरणों के असेसमेंट की बात की जाए तो वोटिंग के से 48 घंटे पहले तक राज्य में भारतीय जनता पार्टी को 7 और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलने की आसार नजर आ रहे थे। यदि रूरल बेल्ट में जाटों किसानों की नाराजगी इस लेवल पर बनी रही तो कहीं ना कहीं परिणाम चौंकाने वाले होंगे। इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ भारत भूषण जुयाल साहब हरियाणा से जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 14 टुडे में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला यही सवाल है कि हरियाणा का माहौल किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार 10 नहीं बल्कि 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, लोकसभा का चुनाव का पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है ये, और हम बहुत उत्साहित हैं इस बात को लेकर कि देश की जनता ने लगातार तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की सत्ता सौंपने का निर्णय ले लिया है। अब की बार 400 पार का जो नारा इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद के रूप में दिया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस स्वप्न को, उस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए लगातार पिछले 3 महीनों से प्रयासरत है। बड़ी मजबूती, मुस्तैदी के साथ वो धरातल पर काम करता चला आ रहा है और हमें पूरा विश्वास है, पूरा निश्चय है कि जो एक प्रकार से संकल्प लिया है इस देश की जनता ने, वो हमारे सिर माथे पर रहेगा और हम 404 का पार का जो नारा है उसको अवश्य पार करेंगे। सर, इस बार सीएम चेहरा भी बदला गया है। खट्टर साहब को हटा करके नायब सैनी को सीएम चेहरा बनाया। कितना परिवर्तन देख पाएंगे इस बार? देखिए, माननीय मनोहर लाल जी को पिछले 9.5 साल के जो कार्यकाल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का उनके नेतृत्व में रहा है वो अभूतपूर्व रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा की राजनीति में कोई पहले आया नहीं और एक ऐसी छवि का राजनेता जिसने राजनीति के मायने बदल करके रख दिए पूरे हरियाणा की राजनीति में। हरियाणा की राजनीति लठैतों की, दबंगों की, बंदूकों की राजनीति के रूप में प्रसिद्ध था हरियाणा पूरे देश में। अब वो एक प्रकार से अग्रणीय प्रदेशों में हो गया जहां एक स्वच्छ राजनीति का पदार्पण हुआ है। इसमें भ्रष्टाचार मुक्त शासन, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को समाप्त करने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया था और इसी मुद्दे पर हमने चुनाव भी लड़ा था 2014 में पहला, कि हम सत्ता में नहीं व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो हमने बखूबी करके दिखाया और एक राजनीतिक संत के रूप में माननीय मनोहर जी ने अपनी छवि बनाई है और उसी छवि को राष्ट्रीय स्तर पर अब जो है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिखाना चाहता है पूरे देश को कि ऐसा भी एक राजनेता हो सकता है, ऐसा भी एक राजनेता एक प्रदेश से मुख्यमंत्री के रूप में आया है। अब वो हरियाणा के बाद केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। निश्चित रूप से हरियाणा को तो फायदा मिलेगा ही उनका केंद्र में जाने से, लेकिन पूरे देश को भी उनकी इस छवि का, इस उदारवादी छवि का और इस स्वच्छ छवि का निश्चित रूप से पूरे देश को और राजनीति को विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र को फायदा मिलेगा। राजनीति विशेष रूप से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पार्टी की राजनीति हम नहीं करते, हम राष्ट्र की राजनीति करते हैं और इस प्रकार की छवि पूरे देश में राजनीतिज्ञों की बने कि अगर कोई राजनेता, कोई राजनीतिक दल पूरी प्रबल इच्छा शक्ति के साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहे, ईमानदारी के साथ काम करना चाहे, भाई भतीजावाद को समाप्त करना चाहिए तो ये संभव है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ऐसा मनोहर जी ने सिद्ध कर दिया है। तो सर, हम बात करें करनाल सीट पर विधानसभा का उपचुनाव भी चल रहा है जहां नायब सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, नायब जी एक नया चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन जितना नायब है उनका मैं ये कहूंगा कि नायाब बन करके उन्होंने साबित कर दिया अपने व्यवहार, अपने स्वभाव के कारण। इतना मिलनसार स्वभाव, और जिस प्रकार से पहले और अन्य दलों में आपने देखा होगा मुख्यमंत्री आया करते थे तो नजदीक कोई फटक नहीं पाता था। अब पंजाब का उदाहरण विशेष कर देखा जाता था कि नजदीक कोई कार्यकर्ता तो दूर की बात, आम आदमी का तो स्वप्न भी नहीं था कि मुख्यमंत्री से हाथ भी मिला ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह सिद्ध किया है कि बड़ा सरल स्वभाव के नेता हमने दिए, एक प्रकार से साधु प्रवृत्ति के लोग, और वही प्रवृत्ति हमने नायब जी में भी देखी है। एक आम सा आदमी, एक आम सा नागरिक कार्यकर्ता भी
जल्दी से आकर के निवेदन करता है तो हाथ भी मिला लेता है, फोटो भी खिंचवा लेता है। नायब जी तो स्वयं उसका कैमरा लेकर कई बार सेल्फी खींचते हुए भी देखे गए। तो उनके मृदुल, सरल और मिलनसार स्वभाव के कारण उनका ग्राफ बहुत ऊंचा बैठा है। हम मान के चलते हैं, मुझे लगता है, पूरी आशा है, मैं प्रभारी हूं यहाँ पे चुनाव का, तो मुझे लग रहा है कि जितने वोटों से हम पहले चुनाव जीतते रहे, इस बार करनाल की जनता वो रिकॉर्ड भी तोड़ करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। सर, अगर हम बात करें, हुड्डा का गढ़ माना जाता है रोहतक, वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सीट है खतरे में है, तो किस तरह से देखते हैं उस सीट को कैसे निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं? मैं समझा नहीं, कहाँ की खतरे में है? रोहतक की बात करें सर, नहीं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कहा जाता था कि इसी समय की हुड्डा साहब का अपना गृह क्षेत्र है, हुड्डा साहब की वहां से राजनीति चलती है, केंद्र है, जाट नेताओं का केंद्र है। इस प्रकार का सारा भ्रम पिछले 2019 के चुनाव में आपने टूटते देखा है। अरविंद शर्मा जी एक चेहरा तो ब्राह्मण है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को, सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए रोहतक की जनता ने उनके परिवारवाद के ऊपर जो है राष्ट्रवाद को तवज्जो दी, इसीलिए वो परिवार हार गया और राष्ट्रवाद जीत गया। तो आज भी अरविंद शर्मा जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में एक राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रवाद की राजनीति को आगे सामने लेकर के चल रहे हैं। तो किसी परिवार की बात नहीं है, किसी जाति या धर्म की बात को लेकर के नहीं, राष्ट्रवाद की बात को लेकर के चल रहे। हमें पूरा विश्वास है, फिर से जनता एक बार यही सिद्ध करेगी कि मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र जिस तरह विकास की तरफ बढ़ रहा है और एक आम आदमी के लिए भी सुगम और सुलभ हो गया है किसी राजनेता से मिलना, तो जनता नहीं चाहेगी कभी कि वो दूरियां जो पहले राजनेता के बीच में और जनता के बीच होती थी वो दोबारा से आए, दोबारा से बढ़े। उनको एक एक्सेस मिला है, खुला एक्सेस मिला है किसी भी पार्टी के राजनेता से बात करने का नहीं, बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के द्वारा चुने गए सत्ता में आए हुए राजनेताओं से मिलना जनता के लिए सुलभ हो गया है। सर, अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में लगातार भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा जरूर उठा रही है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो उसमें पर्ची और खर्ची का कुछ प्रकरण रहता था, वो क्या प्रकरण है, एक बार फिर से दोहराएंगे जनता के भी, दर्शकों के, जिसको लेकर आप बनाना चाहते हैं? देखिए, हुड्डा साहब की सरकार 2004 से लेकर 2014 तक रही। आंकड़ों के साथ कहता हूँ लगभग 64,000 से कुछ ऊपर उन्होंने नौकरियां दी अपने कार्यकाल में 10 साल में। 64,000 में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ये कहता हो कि मुझे मेरी काबिलियत के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर नौकरी मिली। हर एक को ये पता था कि या तो ये किसी मंत्री का या मुख्यमंत्री का रिश्तेदार था, या इसने पैसा दिया तब करके जाकर के इसको नौकरी मिली है। और हमने अभी तक 1,24,000 नौकरियां दी हैं और अभी जो लगभग 42,000 नौकरियों की भर्ती चल रही है, जैसे ही ये अपना आचार संहिता समाप्त होती तुरंत उसके बाद एग्जाम होने, एग्जाम के बाद क्योंकि एप्लीकेशन भरी जा रही है, हमने निकाल दी थी पहले वैकेंसी, तो उस हिसाब से 1,68,000 के करीब ये नौकरियां हो जाती। 1,68,000 में एक भी व्यक्ति आपको हरियाणा में ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मेरा किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ, विधायक के साथ, मंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ रिश्ता था, इसलिए संबंध था, इसलिए मुझे नौकरी मिल गई, या मैंने किसी को रिश्वत दी है, किसी की सिफारिश करवाई है, कोई नहीं है। ये जमीन और आसमान का अंतर पूरे देश की और प्रदेश की जनता देख रही है। और ये माननीय मनोहर जी का ये कृत्य जो है, ये जो उन्होंने काम किया है, समाज में एक नई चीज संचार कर दिया कि अगर ईमानदारी के साथ सरकार काम करे तो योग्य बच्चों को नौकरी मिल सकती है। हमारे तो इस प्रदेश में इस प्रकार का भी रहा है, आपने देखा है, आप पत्रकार हैं, कि एक मुख्यमंत्री ने 3200 लोगों के घरों का चूल्हा बुझा करके दूसरे 3200 चहेते लोगों को किस प्रकार से नौकरियां दी, उसके बाद क्या प्रकरण रहा, जेल यात्रा तक करनी पड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं। तो सर, कैसे स्थानीय मुद्दे क्या हैं हरियाणा के जिनको लेकर के आप जनता के बीच गए और कल मतदान कर पाएगी आपको जनता? देखिए, ये मुद्दा स्थानीय मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, लोकसभा का चुनाव है तो राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव है। और राष्ट्र में सबसे मुद्दा रह गया, राजनीति हमने समेट करके रख दी है, विकासवाद और परिवारवाद के बीच में हमने इस लड़ाई को ला करके खड़ा किया इस देश की जनता के बीच में। और देश की जनता ने 19 में, क्योंकि 14 में तो कांग्रेस के विरोध में भारतीय जनता पार्टी को जो एक प्रकार से विकल्प के रूप में देश ने चुना था, लेकिन 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी, गठबंधन की सीटें बढ़ी, सिर्फ विकासवाद को देख करके कि ईमानदारी इसके साथ विकास का काम किया जा रहा है, इसलिए दोबारा चुना। और इस बार भी अभी वही है, जो एक संकल्प हमने लिया है, जो इस देश ने पूरा सपना देखा है कि 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण करना है,
विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित करना है, वो संकल्प हमारा ही नहीं है, देश के एक एक बच्चे का वो संकल्प हो गया है कि जहां हमारा राष्ट्र होता था, विश्व में एक बड़ा मुकुट ताज गिना जाता था, उसी प्रकार से अब भारत बनना चाहिए। तो मुद्दा तो वहां चला गया, परिवारवाद और विकासवाद के बीच में क्षेत्रवाद, जातिवाद के सामने राष्ट्रवाद आकर के खड़ा हो गया है। तो निश्चित राष्ट्र का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति राष्ट्र के साथ खड़ा है, किसी परिवार के साथ नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद को प्रमुखता से आगे ला करके खड़ा किया, इसलिए लोग राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन यहाँ से इंडिया गठबंधन के चुनाव में एक मुद्दा बीजेपी के खिलाफ लेकर चल रहा है कि अगर बीजेपी 400 पार जाती है तो संविधान में परिवर्तन कर देगी, संविधान को बदल दिया जाएगा, जिससे पिछड़े वर्ग और एससी और एसटी वर्ग को खासा नुकसान हो सकता है। वो क्या कुछ प्रकरण है, क्या ऐसा हो पाएगा? क्या जिनके पास मुद्दा नहीं होता, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए भ्रम की राजनीति फैला करके कुछ लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक संविधान के बदलने की बात है, 404 सीटें एक बार आई थी कांग्रेस की, क्या उन्होंने संविधान बदला? हालांकि उन्होंने संविधान के अनुरूप काम नहीं किया, संविधान को एक किस्म से उन्होंने पर्चे तक फाड़े हैं, उनके कांग्रेस के सांसदों ने, विधायकों ने कई बार, लेकिन संविधान को बदला नहीं। इस देश का संविधान और लोकतंत्र इतना मजबूत है, इसे कोई बदल नहीं सकता और बदलने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि इसमें संविधान में और आगे बढ़ करके गरीब व्यक्ति का, अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति के विकास के लिए कुछ और नए चीजें जोड़ने की आवश्यकता जरूर है, कि ताकि उसको उसका अधिकार के लिए लड़ना ना पड़े, भागना ना पड़े, संघर्ष ना पड़े, करना पड़े, स्वतः ही मिल जाए। रहेगी संविधान निर्माता के भीमराव अंबेडकर साहब की, बाबा साहेब की बात करूं तो हम तो उनके, अंबेडकर जी के बनाए के संविधान के पुजारी हैं। इन्होंने अंबेडकर जी के जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने उनके विरोध में प्रत्याशी उतारा, चुनाव हरवाने तक का काम किया। और उसके बाद भारत रत्न, अगर वो मानते थे कि अंबेडकर जी ने एक बहुत बड़े बढ़िया संविधान का निर्माण किया, तो उनके इस समय तक, जब तक भाजपा ने उनको भारत रत्न नहीं दिया, कांग्रेस ने कभी मांग तक भी नहीं की, देना तो दूर की बात है। हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया, जहां पर भी जो भी स्थल रहे हैं बाबा साहेब के, वो हमने पूजनीय स्थल बना दिए, जहां पर उन्होंने बैठकर शिक्षा ग्रहण स्वीकार की थी, शुरू किया था जहां से, और जहां पर उनका निर्माण दिवस हुआ, जहां पर निर्माण हुआ, उन सभी स्थलों को एक प्रकार से हमने पूजा के स्थल बना कर दिया, श्रद्धा के स्थल बना करके स्थापित किया, ताकि इस देश में संविधान के साथ साथ सदैव अमर हो जाए बाबा साहेब। हमने किया है, और हमारा लक्ष्य भी क्या है, अंत्योदय की बात हम अगर लेकर के चलते हैं तो संविधान के अंतर्गत ही लिखा है अंत्योदय। संविधान में कहा है कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, धर्म के आधार पर नहीं होगा, तो हम भी इसके पक्षधर हैं। हम ना धर्म के बारे में बोलते हैं, ना जाति के बारे में बोलते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा था कि जो उपेक्षित है, जो वंचित है, जो दलित है, जो पिछड़ गया है, उसमें जाति और धर्म का किसी समुदाय का नाम नहीं लिया बाबा साहेब ने भी संविधान में, लेकिन ये जरूर कहा भी किसी भी वर्ग का हो, अगर वो पिछड़ा हुआ है, अगर कहीं से वंचित है, अधिकारों को उसको नहीं मिल रहे हैं अधिकार, तो उसके लिए संविधान बना और उसको आरक्षण दिया गया। इसी कारण से दिया गया, वो आरक्षण आज भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि जब तक अंतिम व्यक्ति को हम बराबरी पर लाके खड़ा नहीं करते, तब तक इसकी पूरी आवश्यकता है। सर, अभी हाल ही में अब किसान आंदोलन चला है, पूर्व में भी किसान आंदोलन रहा है एमएसपी की मांग को लेकर के, तो उसके बाद जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नरेश टिकैत, उनके खिलाफ 14 साल पुराने मामले में वारंट जारी हुए थे, जिनको लेकर के उन्होंने आज शाम की कोर्ट में पेशी करनी पड़ी। और उसके से पहले, ठीक पहले, राकेश टिकैत ने भी, नरेश टिकैत ने भी हरियाणा पंजाब के किसानों को एक आह्वान किया है कि बीजेपी के खिलाफ मतदान करना। तो किस तरह से देखते हैं, क्या किसान भाजपा को वोट कर पाएगा? देखिए, किसान आंदोलन करने वाले लोग राजनीतिक पहलू के ही कारण से आंदोलन में रत थे, चाहे वो हरियाणा में गुरनाम चढ़ूनी रहे हों, चाहे वो महेंद्र टिकैत जी के सुपुत्र राकेश टिकैत हों। इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ही उस समय आंदोलन में घी डालने का काम किया था। आंदोलन एक आम किसान का नहीं था, ये किसान नेताओं का आंदोलन था, किसान के आगे खड़े होने वाले उन लोगों का था जो स्वयं में गरीब किसान नहीं थे, जो संघर्ष करने वाले किसान नहीं थे। ये तो आलिशान कोठियों में, ऐसी गाड़ियों में चलने वाले लोग थे, जो वहां पर बॉर्डर पे भी इतने महीने का तांडव चला, ये लोग ऐसी होटलों में रहते थे, खान पान वही करते थे, और जनता को, आम आदमी को ला करके सड़क पे खड़ा किया। बाद में जब किसानों को समझ में आया, धीरे धीरे समझ में आया कि यार ये तो एक किस्म का तनावपूर्ण खड़ा करने के लिए,
और व्यभिचार के अड्डे बन गए थे, नशाखोरी के अड्डे बन गए थे, जिंदा वहां पर लोगों को जलाया गया, आंदोलन के समय पे बलात्कार तक की व्यभिचारी घटनाएं वहां पर हुई। तो आम आदमी को समझ में आ गया ये करने वाले कौन लोग हैं। गुंडा एलिमेंट को उसमें इंपोज किया गया, जानबूझ करके डाला गया ताकि दहशत का माहौल रह जाए। पूरी राजधानी को इतने समय तक कैप्टिव करके रखा गया, उनको बंधक के रूप में रखा गया। हरियाणा को मुझे जहां तक ध्यान है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र का 7.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था उन दिनों। उन किसानों के जो छोटी छोटी सब्जियां उगाया करते थे, उनके सब्जियों का, उनके रोजगार का नुकसान हुआ। जो लोग छोटी छोटी फैक्ट्रियों में जाकर के काम करके अपना जीवन पोषण करते थे, उनके घरों के चूल्हे बुझ गए। जो फैक्ट्रियां चल रही थी, जिनको बैंकों से लोन था, जिनको अपना अंतरराष्ट्रीय स्तर के उनके पास ऑर्डर भी थे, वो सप्लाई न करने के कारण बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा को झेलना पड़ा। तो इस बार आपने उदाहरण देखा होगा, जब ये दोबारा से मैदान में आए थे, हरियाणा के किसान ने साफ कह दिया था हम नहीं आएंगे। और हरियाणा का किसान इस बात के लिए शुक्रगुजार मानता है, अदा करता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, माननीय मनोहर जी का, कि आपने अच्छा किया कि उन गुंडा एलिमेंट्स को दोबारा से हरियाणा की सीमा में घुसने नहीं दिया। घुसते तो फिर उसी प्रकार की घटनाएं होती और अराजकता फैलती और किसानों को और व्यापारियों को और खास करके जो कर्मचारी वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसका बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने किया था। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ इस प्रदेश का किसान खड़ा है, देश का किसान खड़ा है। वो जानता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का काम किया, हिम्मत की तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में की। आपको ध्यान होगा 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बैठाया गया था, बेंच बैठाई गई थी। 2008 में उसकी रिपोर्ट आ गई थी और तब हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी थे। 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक टीम बना करके एक दल बनाया गया था कि इसकी समीक्षा करके, इस पर विचार करके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करें। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, जो 6 मुख्यमंत्री थे वो भी कांग्रेस के थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी के चेयरमैन थे। 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, 2014 तक केंद्र में भी रही, हरियाणा में भी रही। मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने उसको लागू नहीं किया, ठंडे बस्ते में डाल करके रखा उसको। तो किस प्रकार से वो कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया? उन्होंने तो कुछ लागू, कमीशन भी बिठाया, कमीशन की रिपोर्ट भी आई, चेयरमैन भी खुद रहे और लागू नहीं किया। तो इस देश के और देश की जनता ने समझ लिया है किस प्रकार से नाटक किया जा रहा था। ये भी है, अभी नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ हरियाणा सरकार में, जिसमें से जो गृह मंत्री रहे हरियाणा में अनिल विज जी, वो मंत्रिमंडल से बाहर आए और उसके बाद लोकसभा चुनाव के बीच में ही 3 निर्दलीय विधायक पार्टी छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए। कितना असर देख पाएंगे? कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर हमने पिछली बार भी चुनाव नहीं लड़ा था। वो आजाद थे, वो आज भी आजाद ही हैं। उन्होंने हमें समर्थन दिया था सरकार चलाने के लिए, हरियाणा के विकास में प्रगति की गति बढ़े, इसलिए उन्होंने ये मान के चले थे कि हरियाणा में भाजपा की सरकार ने ही पिछले 5 साल सरकार चलाई है, अच्छी सरकार चलाई है, विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। तो उन्होंने अपने मॉरल को समझते हुए, अपना मौलिक समझते हुए ये समर्थन भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का दिया। अब क्योंकि लग रहा है कि चुनाव का समय नजदीक है, तो वो आजाद है, आजाद उम्मीदवार थे, आजाद जीत करके आकर के विधायक थे, आजाद विचार है। अगर उनको इस समय लगा कि हम कांग्रेस में समर्थन देना चाहिए, और उन्होंने इस बात की बात की है, लेकिन फिर भी हमें ये भी पता है कि वो जो देश प्रदेश की जनता है वो ये मान करके चलती है कि अगर प्रदेश का विकास करना है तो पार्टी निश्चित को वोट देना पड़ेगा। आजाद लोगों की राजनीति अब समाप्त हो गई है। दबाव की राजनीति, लालच की राजनीति, मौका परस्ती की राजनीति को अब प्रदेश की और देश की जनता स्वीकार नहीं करती है। कोई असर उस बात का कोई नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। अगर विधानसभा का चुनाव में इस प्रकार की बात हो तो थोड़ा असर पड़ता है, आजाद उम्मीदवार के खड़े होने से समीकरण कुछ बदलते हैं, लेकिन लोकसभा में कोई इस प्रकार का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई खतरा, कोई हम कहें कि किसी बात को लगता है चिंता हो, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। और ये भी है कि वो आज भी सरकार के साथ, सरकार के विरोध में इस तरीके से नहीं है। समर्थन देने के लिए समय की बात होती है। जो अपेक्षाएं थी इस समय, शायद अपेक्षाओं पे हम उनकी अपेक्षाओं पे हम खरे नहीं उतर रहे होंगे, तो शायद उनका विचार लगा होगा कि समर्थन की बात कहीं करें। स्वागत है उनका भी। प्रदेश की जनता को एक और अवसर मिलेगा, और हमें एक और अवसर मिलेगा स्वयं को साबित करने के लिए कि अगर कुछ लोगों ने इस प्रकार का काम किया भी है तो प्रदेश की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, फिर से 10 के 10 कमल खिलाए और 11वां कमल
करनाल में मुख्यमंत्री जी के रूप में खिला करके 11 कमल खिला करके देंगे, माननीय मोदी जी की झोली में डालेंगे, तो चंडीगढ़ में भी सम्मान बढ़ेगा। चंडीगढ़ में भी अपनी सरकार बन रही है और केंद्र में भी अपनी सरकार बन रही है। जेजेपी को कहाँ देखते हैं सर पूरे चुनाव में? देखो, जेजेपी का जितना अपना वजूद है, जेजेपी अपनी जगह ठीक खड़ी है। चुनाव से पहले हमने उनसे पिछली बार भी कोई गठबंधन नहीं किया था, हमारा चुनाव के बाद का उनके साथ गठबंधन था। तो हम कहीं ये नहीं कह सकते कि हमारा घटक दल था या हमारे गठबंधन का वो हिस्सा थे। आज उन्होंने अपनी तरफ से चुनाव लड़ा था, हमने अपना चुनाव लड़ा था। समीकरण राजनीतिक इस प्रकार से बने कि समर्थन की आवश्यकता थी और उन्होंने भी हरियाणा के हित को देखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। बड़ी अच्छी हमारी सरकार चली, कहीं हमारे आपस में कोई टकराव की ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जिसके लिए हम कहें कि उन्होंने सरकार को छोड़ा हो या हमने उनको छोड़ा हो। कोई बात नहीं है, राजनीतिक समीकरण जिस प्रकार के भी आगे बनेंगे वो देखा जाएगा, लेकिन आज भी हमारा उनके साथ बहुत अच्छा मधुर संबंध है और भविष्य में हमें आशाएं भी हैं कि जब इस तरीके की जरूरत पड़ेगी तो इस कांग्रेस के विरोध में खड़े होने के लिए अन्य जो भी राजनीतिक दल है निश्चित रूप से भाजपा को समर्थन करके कहीं जरूरत पड़ेगी तो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है कि संभावना के राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, इसमें कभी इनकार किसी चीज से नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की स्थिति यही है कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अपने बूथे पर सभी सीटों पर लड़ रही है और जनता के आशीर्वाद से लड़ रही है। पूरा विश्वास है जनता पर, वो पुनः 10 की 10 लोकसभा सीटें जिताएगी। करनाल की विधानसभा सीट भी हम निश्चित रूप से बड़े मुख्यमंत्री को बनाया गया है, कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग का सहयोग मिल पाएगा सरकार बनाने में? किससे किस बात पे? ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो है, नायब सैनी उसको कुछ प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, नायब सैनी जी को मात्र इसलिए नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया कि ओबीसी वर्ग को खुश करने के लिए किया हो। पिछली बार का आप आंकड़ा देख लें, पूरी विधानसभाओं का अगर आंकड़ा आप देखें तो तब भी ओबीसी वर्ग का बहुत बड़ा वोट हमारे पक्ष में रहा है। तो इसलिए नहीं उनको बनाया गया क्योंकि ओबीसी वर्ग हमारे साथ है ही, पहले भी था। लेकिन एक है भी राजनीति में अगर बदलाव की संभावना थी और बदलाव इसलिए किया गया कि उनको केंद्र में हमें एक बड़े चेहरे की और जरूरत थी, कि ईमानदार छवि के बड़े नेता की केंद्र में राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व में जरूरत थी। तो माननीय मनोहर लाल जी को वहां केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया और उस प्रकार से हमारे पास तो कैडर बेस्ड पार्टी का काम है। कैडर में बहुत बड़े कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अभी दिखते भी नहीं है फ्रंट लाइन में, लेकिन जैसे ही अवसर मिलता है, जरूरत को, संगठन को जरूरत पड़ती है, पार्टी को जरूरत पड़ती है, तो भूमिकाएं बदलती रहती हैं। किसी भूमिका में किसी समय किसी को लाया जाता है, फिर उसकी भूमिका बदल करके दूसरी जगह भेजी जाती है। तो ये परिवर्तन तो नियम है और भारतीय जनता पार्टी तो प्रयोग भी करती है और सफल प्रयोग भी करती है, सफल प्रयोग भी करती है। एक परिवार यहाँ नहीं है, इसलिए परिवार के बाद फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, सभी लाइनों में प्रमुख और अच्छे कार्यकर्ताओं को अवसर देने का भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कार्यकर्ता का निर्माण हो, व्यक्ति का निर्माण हो और उसके माध्यम से राष्ट्र का निर्माण हो। ऐसे लोग सामने आए जो अच्छा काम पार्टी के लिए करते रहे हैं, संगठन के करते रहे हैं, अपना पूरा जो जिम्मेदारी दी थी विधायक के रूप में या मंत्री के रूप में बखूबी निभाई है, सांसद के रूप में निभाई है, तो एक स्वीकार्यता है। और ये तो समय की बात है कि जैसे जैसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता संगठन को जिस क्षेत्र में पड़ती है उसकी भूमिका समय समय पर तय होती है, बदलती रहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने न्यूज़ 14 टुडे को अपना कीमती समय दिया। तो हरियाणा के हमारे साथ भारत भूषण जुलाल साहब थे जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि इस बार हरियाणा में एक तरफा कमल खिलेगा, यानी 10 लोकसभा सीटों के साथ साथ करनाल विधानसभा सीट जीत कर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, क्योंकि नया चेहरा नायब सैनी मुख्यमंत्री बने और वो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को बल्कि दलित समाज को भी अपनी तरफ आकर्षित करेगा। हालांकि संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी का वो कहीं ना कहीं इस तरीके से काम कर रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भरपूर प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हरियाणा की जनता के बीच जाकर चुनावी जनसभा कर चुके हैं। तो साफ है कि जो कल मतदान होगा वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को लोग मतदान करने जाएंगे। और आप लोगों से हमारी भी अपील है कि आप अपने घर से निकलिए, सबसे पहले मतदान, उसके बाद जनपात। न्यूज़ 14 टुडे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमें दीजिए। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।